नमस्कार दोस्तों, करियर पाथ अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। और ये क्लास यूपी पुलिस के लिए को टारगेट करके बनाया जा रहा है। और इसमें और हम लोग ये पॉलिटी के लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो एक वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन अलग अलग पार्ट में पूरा पॉलिटी को कवर किया जाएगा, ताकि आपको यूपी पुलिस में हेल्पफुल मतलब ज़्यादा उपयोगिता सिद्ध हो सके। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी करिए, क्योंकि इसका फार्म कभी भी आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग आज ये पॉलिटी का पाठ्यक्रम देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि संविधान क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन तो यह ग्रुप ऑफ रूल्स होता है, मतलब यह नियमों का एक समूह है। तो इसे याद रखेंगे कि संविधान क्या है, तो यह नियमों का एक समूह है। अब बात करें कि हम लोग पॉलिटी में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या कहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर को देख के इस क्लास को टारगेट किया जा रहा है। तो पाठ्यक्रम की बात करें तो पहले हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, तो लेकिन इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास को पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नागरिकता, उसके अगला टॉपिक होगा मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पढ़ा जाएगा, फिर मौलिक कर्तव्य एफडी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा जाएगा, उसके बाद संघ सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नेंस पढ़ा जाएगा, फिर न्यायपालिका है। न्यायपालिका में वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इन सब के बारे में अच्छे से पूछ देता है। फिर अगला केंद्र व राज्य संबंध पढ़ेंगे, तो अगला टॉपिक है केंद्र व राज्य संबंध। तो इसे भी देखा जाएगा, जिसमें समवर्ती सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, केंद्र सूची, तो ये सब इसमें आ जाएगा। शक्ति का विभाजन करके संविधान की विशेषताएं देखा जाएगा, जैसे संघवाद है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो गणतंत्र वाला जो भी विशेषताएं हैं संविधान की, उसे देखा जाएगा। फिर अगला संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, तो हम लोग इसे भी देखेंगे कि संविधान के किस भाग में क्या दिया गया, किस अनुच्छेद में क्या है। और अनुसूचियां हैं, जैसे हम लोगों के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग। और कुछ संस्थाएं देख लेंगे जो एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ईसी, फिर कैग हो गया, फिर यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, फिर एससी आयोग हो गया, एसटी आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया। इन सब के बारे में देखा जाएगा। तो चलिए आज अब हम लोग आगे क्लास को शुरू करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे भारतीय राजनीति एवं संविधान, जो इसका मूल है। तो पहले देख लेते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। भारतीय राजनीति और संविधान, इसका मौलिक शब्द या शब्द और अर्थ क्या होता है, तो देख लेते हैं कि भारतीय राजनीति का शाब्दिक अर्थ है संविधान के नियमों को लागू करने का व्यवहारिक स्वरूप। तो जो भी संविधान के नियमों को लागू करने का व्यवहारिक स्वरूप या जो भी सिस्टम होता है, उसे भारतीय राजनीति कहते हैं। और संविधान की बात करें तो यह नियमों का समूह होता है। इन्हीं नियमों को लागू करने की जो व्यवस्था थी, उसे भारतीय राजनीति हम लोग कहते हैं। और संविधान में नियम सर्वोच्च विधि होती है, तो ये भी याद रखेंगे। अब देख लेते हैं संविधान का संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन विधान, यानी कि सम मतलब बराबर होता है, विधान मतलब नियम होता है। तो सभी के लिए बराबर नियम जो होता है, उसे ही संविधान कहा जाता है। अब बात करें संविधानवाद की, तो संविधानवाद की बात करें तो इसमें विधि की सर्वोच्चता होती है, सीमित सरकार होती है, मनमानापन व्यवहार नहीं होता है। यानी कि जो भी होता है वो सब, जो भी नियम लिखे रहते हैं हमारे संविधान में, उसके तहत सरकार चलाई जाती है या नियम कानून लागू किए जाते हैं, उसे संविधानवाद कहा जाता है। अब मेन हम लोग का शुरू होगा प्रस्तावना और या उद्देशिका या प्रियम्बल। तो याद रखें, तो इसकी सोर्स की बात करें, स्रोत की, तो यह यूएसए से लिया गया है। और संविधान कई बार पूछ देता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर इसकी आधार की बात करें तो इसका आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसे भी याद रखेंगे कि प्रस्तावना का जो मुख्य आधार है वह उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समकक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने
रखा था, तो इसे याद रखेंगे। और यह कब पास हुआ था, प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, तो इसे एडॉप्ट किया गया था, याद रखेंगे इसका डेट 22 जनवरी 1947 को इसे अंगीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और जब यह उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, इसी का आज जो हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना, यह उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप या मॉडिफाई रूप है, जिसे हम लोग आज प्रस्तावना कहते हैं। तो इसे याद रखेंगे कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव ही है जिसको संशोधन करके हम लोग इसे संविधान में जोड़ दिया गया, तो याद रखेंगे। और इसी में कहा गया है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। तो याद रखेंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा माना था, तो इसे भी याद रखेंगे। और आर्टिकल 32 में है क्या, तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी यह फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और इसमें दिया गया कि संवैधानिक उपचारों का जो भी अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है, तो इसे याद रखेंगे। अब अगला है संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत की बात करें तो यह हम भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत किया गया है, जिसमें अब ये नहीं है कि भारत का संविधान है तो उसमें बस ये है कि संविधान सभा ने पास किया, लेकिन किसके सम्मत से इसको पास किया गया है और किन लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, तो यह भारत की जनता ने इसे किया है। तो यही कहा जाता है कि भारत जो संविधान का शक्ति है वो कहाँ निहित है, तो वह जनता में निहित है। तो इसे याद रखेंगे कि संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग जो कि जनता में जिसकी शक्ति निहित है। अगला पॉइंट है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो पहले तो याद रख लेंगे इसमें देख लेंगे कि जो भी बेसिक हम लोगों का संविधान था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, तो याद रखेंगे। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या बेसिक में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, और यही है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसके लिए बहुत से वाद विवाद भी हुए। तो सबसे पहले केस आता है री बेरुबारी केस, जो 1967 में आता है। 1967 में नहीं, 1960 में आता है। याद, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, 1967 नहीं 1960 में री बेरुबारी केस आता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसे याद रखेंगे कि री बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो इसे याद रखें। लेकिन ठीक इसके बाद आता है केशवानंद केस, और ये आता है 1973 में होता है, और इसमें 13 जजों की बेंच बैठती है, और इसका निर्णय जो आता है वह 7 और 6 के रेशियो से आता है, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इसमें ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इसे याद रखेंगे कि केशवानंद केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और री बेरुबारी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यहाँ तक ये यूपीएसआई में जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा था कि किस केस में या किस वाद में ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो री बेरुबारी केस था, और केशवानंद केस में कहा गया। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। शर्त ये था कि बेसिक यानी कि मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया गया इसमें, ये भी याद रख लेंगे कि मूलभूत ढांचा का सिद्धांत भी इसी केस में दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचा को या मूलभूत आधार को छोड़कर, यानी कि कुछ ऐसा ना हो कि जो प्रस्तावना के मूलभूत ढांचा जो भी है उसको प्रभावित करता हो।
तो ये है केशवानंद केस। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद तुरंत केशवानंद केस के बारे में अच्छे से डिटेल में। केशवानंद केस की बात करें तो केशवानंद केस 1973 में होता है और यह प्रस्तावना से संबंधित दिया गया कुछ निर्णय था। तो क्या है तो वो देख लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो यह केशवानंद केस में मान लिया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये सब केशवानंद केस में इसको मान लिया गया। अब ये बात है कि संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा, तो संशोधन संसद के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा वह संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन इसमें संशोधन में ये शर्त रखा गया कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन तभी होगा, प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़कर या मूलभूत ढांचे को छोड़कर, यानी कि जो भी उसमें गणतंत्र दिया गया, स्वतंत्र दिया गया, अखंड दिया गया, इन सब शब्दों को प्रभावित न करते हुए, ऐसा ना हो कि कहीं जो भी प्रस्तावना में लिखा है उसका उल्लंघन हो, तो उस चीज़ को छोड़ के संशोधन किया जाएगा। तो वही बात दिया गया कि मूलभूत ढांचा का सिद्धांत इसी को मान लिया गया और दिया गया। और मूलभूत ढांचे की बात करें तो इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करता है, तो याद रखेंगे। तो जो भी प्रस्तावना में संशोधन होता है उसका रिव्यू करना ये सुप्रीम कोर्ट के जिम्मेवारी है और वह इसे देखता है और मूलभूत ढांचे का निर्धारण करता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसे याद रखेंगे कि मूलभूत ढांचे का जो भी निर्धारण है वह सुप्रीम कोर्ट करता है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट। आगे प्रस्तावना में कहा गया, केशवानंद केस के तहत प्रस्तावना में ये कहा गया कि प्रस्तावना क्या चीज़ नहीं है, चाहे प्रस्तावना में क्या नहीं कह सकता। तो इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट, इसको लिख लेंगे आप लोग, प्रियम्बल इज नॉट। अब आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 पॉइंट है। इसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, फिर वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, और अगला है बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो इसे याद रखेंगे कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। अब इसका कहने का अर्थ ये है कि कहीं ऐसा नहीं होगा कि प्रस्तावना को बदल दिया जाए या इसको वाद विवाद, जैसे कोर्ट में कोई भी केस होता है तो उसमें हवाला दिया जाए कि प्रस्तावना में ये दिया गया या लिखा गया, ऐसा नहीं होगा। ये संविधान का काम है, जो भी संविधान में आर्टिकल में लिखा गया उसको हवाला दिया जाएगा। और बाध्यकारी है मतलब ये नहीं है कि वो बाध्यकारी है, जो भी उसमें शब्द लिखे गए हैं वह हर एक नागरिक पे लागू ही होते हैं। तो इस चीज़ को उसमें दिया गया है कि यह बाध्यकारी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। तो इस बात को याद रखेंगे कि प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना नहीं है तो परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। अक्सर ये तो यूपीएससी में पूछता है ऐसे सवालों को, ये यूपी पुलिस में तो नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी में रखिए, यूपीएसआई में ये ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसे याद रखेंगे। लेकिन प्रस्तावना के संदर्भ में एक और बात कहा गया, इसमें पहला कि प्रस्तावना महत्वपूर्ण उपयोगी है, यानी कि यह संविधान के जो भी डिफिनीशन या परिभाषा देने के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा कहा गया कि सरकार के उद्देश्यों की व्याख्या करता है। तो प्रस्तावना क्या करता है, प्रस्तावना सरकार के उद्देश्यों की व्याख्या करता है। तो इसे भी याद रखेंगे कि प्रस्तावना आखिर कार्य क्या करता है, तो यह सरकार के उद्देश्यों की व्याख्या करता है, यानी कि सरकार को क्या करना है, कि जैसे सरकार को पंथ निरपेक्ष रहना है, देश को अखंड रहना है, यानी अखंडता, कहीं भी देश की अखंडता पे कोई प्रभाव न पड़े इसको ध्यान में रखना है, पंथ निरपेक्ष है, ये सब बातें इसमें सरकार को निर्देशित करता है। और तीसरे नंबर पे है कि संविधान को, प्रस्तावना जो है वह संविधान को न्यायिक अर्थ प्रदान करता है, यानी कि जो प्रस्तावना है वह संविधान को न्यायिक अर्थ देने में सहायता प्रदान करता है। तो इसे याद रखेंगे कि न्यायिक अर्थ देने में, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, देने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि हमारा न्यायपालिका या जो भी लोगों को, एक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए वो किस हिसाब से मिलना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है कि अखंडता है, स्वतंत्रता है, तो जो स्वतंत्रता है वो फंडामेंटल राइट का है, तो जैसे लोगों को ऐसा ना हो कि किसी को बंधक बनाया जाए कुछ भी, तो इसमें ये लिखा गया है। तो यह एक क्या है कि संविधान को न्यायिक अर्थ देने में सहायता प्रदान करता है, तो इसे भी याद रखेंगे कि यह सहायता देने में
जो भी न्यायालय का जो संविधान प्रस्तावना जो है वह संविधान को न्यायिक अर्थ देने में सहायता प्रदान करता है, यानी उद्देश्य उसे दिखाता है या रास्ता दिखाता है। तो इसे देख सकते हैं। और वही बात है प्रस्तावना में संशोधन, तो प्रस्तावना में संशोधन तो यह बाई संसद, यानी कि यह संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जाएगा। ये हम लोग पीछे देख लिए हैं। तो इसमें केशवानंद केस के तहत प्रस्तावना के संदर्भ में इतने सब निर्णय दिए गए थे और इतने सब बातें रखी गई थी। तो इसमें बस याद रखने के लिए यही है कि केशवानंद केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसके तहत किया जा सकता है, तो वह यह संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है और यह परिवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यह सरकार को उद्देश्य की व्याख्या करता है कि सरकार क्या करना चाहिए, उसको क्या कर रही है, संविधान को न्यायिक अर्थ देने में सहायता प्रदान करता है और यह संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन बातों को याद रखेंगे। इसके बाद आता है एक और केस, इसमें आता है देखेंगे गोलकनाथ केस। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। गोलकनाथ केस ये भी प्रस्तावना से संबंधित दिया गया एक निर्णय या केस है। तो यह 1967 में होता है। तो याद रखेंगे गोलकनाथ केस 1967 से में आता है और इसमें प्रस्तावना से के संदर्भ में क्या इसमें निर्णय दिया गया, तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। तो गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। तो इसे याद रखेंगे कि क्या कहा गया गोलकनाथ केस में कि संविधान की मूल आत्मा है क्या, प्रस्तावना। और यह कब होता है, तो 1967 में गोलकनाथ केस होता है। तो इसे भी याद रखेंगे। इसी के बाद आता है इसके बाद आता है बम्बई वाद केस। तो इसे भी याद रखेंगे, बम्बई वाद केस। तो इसको भी याद रखेंगे। यह 1994 का केस है और ये भी प्रस्तावना से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें याद रखेंगे कि बम्बई वाद केस में क्या कहा गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तावना। तो इसे याद रखेंगे कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब प्रस्तावना से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार पूछता है या पॉइंट आता है कि प्रस्तावना का अपना विधिक प्रभाव है या नहीं। तो इसे याद रखेंगे कि प्रस्तावना का अपना कोई भी विधिक प्रभाव या लीगल इफेक्ट नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि प्रस्तावना का कोई भी अपना विधिक प्रभाव नहीं है। विधिक प्रभाव का मतलब ये है कि जैसे संविधान में दिया गया कि आर्टिकल जो भी हैं तो उसके जो भी नियम लिखे हैं वह लागू होते हैं, लेकिन या उसका संदर्भ किसी भी कोर्ट में उसका संदर्भ दिया जाता है कि आर्टिकल इतने में ये दिया गया है, इसके तहत ये न्याय मिलना चाहिए। लेकिन प्रस्तावना का कोई भी ऐसा विधिक प्रभाव नहीं है कि जिसका यूज करके आप उस पर वाद विवाद कर सकते हैं। जबकि पहले इसमें केशवानंद केस में भी कहा गया कि यह वाद योग्य नहीं है। तो इसलिए प्रस्तावना का कोई भी अपना लीगल प्रभाव नहीं है। तो इसे याद रखेंगे। अब देख लेते हैं प्रस्तावना में कुछ संशोधन भी है। तो आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में संशोधन से के प्रति एक हम लोग नोट बना लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे इसको आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। जब संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो लिखेंगे प्रस्तावना में संशोधन। तो लिखेंगे प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है किसके तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें एक बार संशोधन किया गया है। और संशोधन में क्या किया गया, तो इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला
दूसरा और तीसरा लिख लेंगे। पहला में है समाजवाद, दूसरे में है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। तो याद रखेंगे कि प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए किसके तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यहीं तो याद रखेंगे, इसका सन भी याद रख लेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो यह 1976 में होता है। तो याद रखिए एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक बार किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3। अच्छा, इसका एक क्रम भी पूछ लेता है, तो क्रम याद रखिएगा, पहले समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर ऐसे नहीं याद हो तो जो भी यूपी से हैं वो लोग वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे एक पार्टी है सपा पार्टी, तो याद रखिए इससे ट्रिक बना लीजिए, सपा अखंड। सपा अखंड कर लेंगे तो 100 से समाजवाद हो जाएगा, प से पंथ निरपेक्ष हो जाएगा और पंथ निरपेक्ष और अखंड से अखंडता हो जाएगा। तो यह याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो जो भी यूपी के लोग हैं वो लोग जानते होंगे अच्छे से, तो थोड़ा सा हमने इसको सरल बनाने की कोशिश किया है, इसलिए कि क्रम कभी कभी भूल जाता है। यही तो याद रहता है लेकिन क्रम भूल जाता है। तो याद रखेंगे सपा अखंड, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंड, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे कि इसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा अगले वीडियो में, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, यानी कि हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था कैसा है, कि संप्रभु है, समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो भी है इसके, तो उसके हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके गुण देखेंगे और उसका जो भी उससे संबंधित प्रमुख तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये प्रस्तावना से जितने भी शब्द बनने वाले थे एग्जामों में वो लगभग में कवर कर लिया गया है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाना होगा तो बना लीजिएगा। थोड़ा सा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन जो भी है जितना हो सके अच्छे से आपको समझाने का कोशिश किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए और यूपी पुलिस की तैयारी को और मजबूती दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।